नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले चाचा के लिए चाणक्य प्लान की। तो बिहार की राजनीति में अचानक हुए बड़े राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी ने मंगलवार को शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन किया। जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी से हाथ मिला लिया। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे। अमित शाह ने बिहार में जंगलराज को खत्म करने और सरकार का सामना करने के लिए प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि पूरी आक्रामकता के साथ इस जंगलराज को आमंत्रित करने वाली सरकार का मुकाबला करना है। कोई बहाना नहीं चाहिए। संगठन को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई किसी पर भी जिम्मेदारी न डाले। हर जिले में संगठन का विस्तार करे, संगठन की मजबूती को बनाए रखे ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिले और जो राजनीतिक संकट अभी फिलहाल बीजेपी के सामने है उसका मजबूती से मुकाबला किया जाए। और चलिए आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि कल हुई इस बैठक में क्या क्या प्लान बना। सबसे पहले प्लान यह बना कि अति पिछड़ा और महादलित पर फोकस किया जाए। केंद्र सरकार के कामों को नेता बताएंगे। घूम घूम कर प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियों को बताने का काम किया जाएगा। नीतीश से मिले धोखे को जनता को बताएंगे। जनता के सामने नीतीश से मिले धोखे को रखा जाएगा। सवर्ण समाज को वोटरों पर भी फोकस रहेगा और इसके साथ ही ओबीसी वोटर को एकजुट रखने की कोशिश होगी। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी अब फोकस करेगी। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार सरकार को विपक्ष घेरेगी। चिराग और पशुपति पारस से बात हो सकती है। संगठन के चुनाव में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाए और इसके साथ ही जनता के बीच जो काम किए गए हैं उसको लेकर विधायक और सांसद जाएंगे। तो ये मंथन हुआ। और अब आइए जानते हैं कि चाचा यानी नीतीश कुमार के लिए चाणक्य यानी अमित शाह का क्या प्लान है। बिहार बीजेपी को आक्रामक होना होगा। सबसे पहला प्लान यह है कि आक्रामकता दिखानी होगी। संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। जिम्मेदारी तय होगी और कोई किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाले। हर किसी में संगठन का विस्तार हो और हर जिले में संगठन के विस्तार पर जोर दिया जाए। संगठन मजबूती का लाभ चुनाव में मिलेगा। सरकार का मजबूती से मुकाबला करने का निर्देश मिला है। मजबूती से मुकाबला किया जाएगा और बीजेपी एक बार फिर से आरजेडी के जंगल राज की छवि को उभारेगी। यानी कि सरकार के अंदर जो कमियां होगी उसको जनता के सामने बीजेपी लाएगी। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी टालने की बजाय जिम्मेदारी लेने की सलाह दी है। इस सलाह के बाद बिहार बीजेपी के नेता आगे आए और सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। कोर कमेटी की बैठक सामान्य तौर पर करते ही रहते हैं। जो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके बदले परिवेश में हम सबों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। जिस अंधेरे सुरंग में
धकेल दिया गया है और उसकी तो यह परिणति अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। ये तो इनका राज ही है, जंगल राज। ये जंगल राज की शुरुआत हो गई है। जितने मर्डर्स हो रहे हैं पिछले 5 दिनों से पूरे बिहार में, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ उसी पर बेस करते हैं कि डरा के धमका के वोट ले लें, जो इस बार जनता नहीं मानेगी। और अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर बिहार में बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के पास नेता और नीति का अभाव है। कोई चेहरा ऐसा नहीं है बीजेपी के पास राज्य में जिसे सामने लाया जा सके। बीजेपी के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जैसा कि हम बता रहे हैं। जनमानस को आकर्षित करने वाला नेता नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं जो जनता का चेहरा हो। संगठन में गुटबाजी से वोट बैंक पर भी असर पड़ता है। जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। ज्यादा सीट के बावजूद जेडीयू का पिछलग्गू बनना भी एक कमजोरी रही और इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जिले में कार्यकर्ता जरूर करते रहे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम रणनीति बनी, एक तरह से कहा जाए तो जोश भरने की कोशिश की गई प्रदेश के नेताओं में। क्या अब यह माना जाए कि आने वाले समय में विपक्ष के तौर पर बीजेपी के नेता वो जोर दिखाएंगे, मुकाबला करेंगे इस सरकार का, क्योंकि इस बार सरकार मजबूत है? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के सामने दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। इसलिए अमित शाह की तरफ से इस बात का निर्देश दिया गया है कि आक्रामक अंदाज में आप जाएं, जनता के बीच में जाएं और नीतीश सरकार की पोल खोलें। जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, उसकी पोल खोलने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और बीजेपी नेताओं को इस बात का निर्देश दिया गया है कि सरकार के कमियों को दिखाएं और दिखाने की कोशिश करें किस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है। यानी इमेज को लेकर के खास तौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार की जो इमेज है, उस इमेज पर निश्चित रूप से बीजेपी फोकस करेगी कि नीतीश कुमार ने किस तरह से जनादेश का अपमान किया, और इसको लेकर के बीजेपी अपने कोर वोटर के बीच में भी जाएगी और जो उनके कोर वोटर्स हैं और भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच में जाएगी। बीजेपी का जो फोकस है एकदम क्लियर है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, तभी जाकर के हम नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्योंकि 14 में भी जब नीतीश कुमार अलग थे, आरजेडी अलग थे, तभी बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी बिहार में। उसके अलावा पिछली बार नीतीश कुमार चूंकि साथ में आ चुके थे, 2019 में भी एक तरफा जीत हुई थी बिहार में, 40 में से 39 सीटों पर जीत हुई थी। लिहाजा इस बार बीजेपी पूरा फोकस करेगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे किया जाए। और बीजेपी का पूरे देश में कोर वोटर जो रहा है अति पिछड़ा समुदाय, उसके अलावा बीजेपी फोकस करेगी जो महादलित समुदाय है बिहार का, उसका सवर्ण समुदाय जो बीजेपी का पहले से कोर वोटर रहा है, उसको फिर से पूरी तरह से अपने पास इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी। और अपने इस समीकरण के बाद बीजेपी की कोशिश होगी जो यादव समुदाय के लोग हैं, कुर्मी कास्ट के हैं या फिर कुशवाहा समाज के लोग हैं, इन ओबीसी समुदाय के 3 स्ट्रॉन्ग जो जातियां हैं उसके ऊपर जो बीजेपी फोकस करने की कोशिश करेगी। बीजेपी का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी जो एक छवि है, ओबीसी चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे किया जाए। तो जिस तरह से इस समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा। लेकिन अगर बात हम विधानसभा की करें या बात अब विपक्ष के नेता के तौर पर करें, क्योंकि ये एक अहम बात होगी देखने वाली कि विपक्ष का नेता कौन होगा। नीतीश कुमार हो, जेडीयू के प्रमुख चेहरे हैं, एक जनमानस नेता माने जाते हैं। तेजस्वी यादव अब आरजेडी का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। तो बीजेपी विपक्ष के नेता के तौर पर किस चेहरे को सामने रखेगी जो इन दोनों का एक साथ डटकर मुकाबला कर सके? विपक्ष के नेता के तौर पर कोई ऐसा चेहरा डिसाइड हुआ? देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से सुझाव दिए, नाम किसी ने नहीं सुझाया, क्योंकि जितने भी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर आए हुए थे उनकी तरफ से कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति हो सकती है उसको लेकर के अपने सुझाव दिए गए हैं। अमूमन इस तरह की जब बड़ी बैठक होती है और इतने लोगों के बीच में बैठक होती है तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर या 2 व्यक्ति के नाम पर चर्चा नहीं होती है, वो पार्टी आलाकमान तय करता है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, या टॉप 2-3 जो लीडर होते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष, इस तरह के लोग मिलकर के प्रधानमंत्री की सलाह
तरह के बात तय करते हैं। लिहाजा इस बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ ये चर्चा हुई कि किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ा जाए, किसको आगे बढ़ाया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तय होना है, इसके अलावा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तय होना है और बिहार बीजेपी अध्यक्ष का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो 3 ऐसे पद हैं जो कि बीजेपी इन 3 पद पर नए लोगों को जिम्मेदारी दे सकती है या पुराने कॉम्बिनेशन में भी कुछ फेरबदल कर सकती है। पार्टी की कोशिश होगी कि अति पिछड़े समुदाय से या फिर दलित महादलित समुदाय से और ओबीसी समुदाय से डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किस चेहरे को आगे रखकर विपक्ष की भूमिका निभाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इधर नए सरकार का गठन हो चुका है, मंत्री अपने विभागों को संभाल चुके हैं और उसके बाद रोजगार को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं, कौन से पद रिक्त हैं, खाली हैं, उन पदों की जानकारी मांगी गई है। शिक्षा विभाग में 1,80,000 वैकेंसी है, 40,506 प्रधान शिक्षकों के पद खाली हैं। पुलिस विभाग में 12,000 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 850 पद खाली हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 12,000 पद खाली हैं। और इस तरह से जल्द ही बिहार में बहाली निकलने की संभावना है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, डेटा मंगा लिया गया है और यह जानकारी इकट्ठा कर ली गई है कि कहां पर कौन सा पद खाली है, कितनी रिक्तियां हैं। तो क्या यह माना जाए कि तेजस्वी यादव जो वादे जो दावे कर रहे थे उस दावे पर अब सरकार काम करेगी और जल्द ही बहाली निकलेगी? बिल्कुल अलीम, देखिए जिस तरह सरकार अभी एक्शन में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नौकरियों की बरसात होने वाली है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग ने सभी जिलों और विभागों से जो ब्यौरा मांगा था सभी विभाग और जिलों ने भेज दिया है। और जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं, जो 1,80,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सकता है, यानी 1,80,000 शिक्षकों की बहाली हो सकती है, जिसमें प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षक हैं। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियंस हो या फिर आयुष चिकित्सकों की बहाली होने वाली है। कई बहाली प्रक्रिया जो प्रक्रिया धीम थी, मतलब पूरी नहीं हुई थी, उनको भी शामिल किया जा रहा है। चाहे बीपीएससी की बात करेंगे या तकनीकी सेवा आयोग की बात करेंगे, सभी जगहों से ब्यौरा मांगा गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले सप्ताह यानी इस महीने के जो है अगले सप्ताह से जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वैकेंसी निकलने की। और नवंबर 31 कम 3 से 4 लाख हम नौकरी, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। जी अलीम, चलिए बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जेडीयू के भूमिहार विधायकों ने नाराजगी की खबरों को खंडन किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधायक राजकुमार सिंह, पंकज मिश्रा और सुदर्शन ने कहा कि वो मजबूती से सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। सवाल खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, इसका क्या मीनिंग मीडिया निकाल लेती है ये तो जो आप लोग निकालते हैं आप ही बता सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल एकजुटता के साथ में जदयू के साथ में, और हम लोग मुखरता से मीटिंग में भी बोले थे कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय शुरू से आज तक रहा है बिल्कुल सही रहा है बिहार के विकास के लिए, और हम लोग को एकदम एकजुट होकर साथ होकर काम करना है। यहाँ पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे एक सर्वमान्य नेता हैं माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, और जब तक इस धरती पर मैं जिंदा रहूंगा तब तक नीतीश कुमार जी को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू को नहीं छोड़ सकता हूं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और कोई भूमिहार नाराज नहीं है, कोई भूमिहार नेता नाराज नहीं है, कोई उस तरह का घटना नहीं हुआ है, कोई तो उस तरह का मामला नहीं है। जो तस्वीर वायरल की गई ऐसा कोई इसका कुछ मंशा नहीं था। वो तो काफ़ी दिन से खाने पर हम लोग को वो इनवाइट कर रहे थे, और संजोग हुआ कि कल हम लोग सब बैठ के किए। जिस तरह से वो फोटो को वायरल करके तरह तरह का क्या कहते हैं बयानबाजी किया जा रहा है, सरासर गलत है। हमारे सिर्फ एक नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी और ललन बाबू। बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन नीतीश कैबिनेट में कुछ दागियों को जगह देने पर विपक्ष ने बड़ा सवाल किया है। कई लोग हैं जिन पर 1-2 नहीं बल्कि कई केस हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को नीतीश कुमार की नई टीम का शपथ ग्रहण हो गया। 31 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली,
लेकिन इन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम है आरजेडी विधायक और मगध इलाके में बाहुबली कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव का, जबकि दूसरा नाम है बसपा छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले और फिर मंत्री बनने वाले जमा खान का। इन दोनों के अपराध की कुंडली काफी लंबी और पुरानी है। सबसे पहले जानिए सुरेंद्र यादव के बारे में, जिन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा दिया गया है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, दंगा, आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। 2005 के चुनाव में बूथ लूटने का सुरेंद्र यादव पर आरोप है। इधर जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही थे। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कैमूर के चैनपुर विधानसभा के विधायक जमा खान की छवि दबंग और दामन दागदार है। आप भी जानिए कि जमा खान पर आरोप क्या क्या है। जमा खान के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकांश मामलों में जमा खान बेल पर है। जमा खान पर हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमा खान पर आर्म्स एक्ट का भी मामला है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के मुताबिक सुरेंद्र यादव, जमा खान, रामानंद यादव, ललित यादव समेत कई दागी हैं, जिन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में किस प्रकार के लोग हैं? सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये कौन लोग हैं? जिस सुरेंद्र यादव के नाम से गया जिला जहानाबाद थर-थर कांपता है, लोग उनके नाम से डरते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। जिस ललित यादव ने एक दलित के पांव के अंदर कील ठोकने का काम किया था, ललित यादव, रामानंद यादव एक जमाने में पटना के डॉन माने जाते थे। और ये जो कार्तिक कुमार जिनको बनाया है, ये तो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर है। तो यानी जो मैसेज गया वो ठीक मैसेज नहीं गया है। दागी मंत्रियों के सवाल पर फिलहाल सत्ता पक्ष यानी आरजेडी और जेडीयू के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दागदार छवि की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं। इसकी तो हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी है देख के ही लोग बनाते हैं। और जो है हम समझते हैं कि सब अच्छे बेहतर ही होंगे। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, जिस दिन से नीतीश जी और तेजस्वी जी ने शपथ लिया है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार की तलाश में पटना की सड़कों पर और राज्य भर की सड़कों पर आंदोलन के नाम पर कहीं न कहीं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जाहिर है नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन विकास कितना होता है ये देखना बाकी है। दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से आनंद और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चुनावी हलफनामे के मुताबिक जो मंत्री दागी हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी के मामले, आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है। वहीं तेज प्रताप यादव पर पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं। एक मामला दहेज से भी जुड़ा है। सुरेंद्र यादव की बात करते हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई संगीन आरोप दर्ज हैं। जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन पर 24 से अधिक हत्या की कोशिश करने, हिंसा को भड़काने, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज है। लेसी सिंह पर भी पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप दर्ज है। आरजेडी नेता बिन्नी सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। ललित यादव जिनको मंत्री बनाया गया, उन पर पटना थाने में 1 केस दर्ज है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का आरोप लगा है। और कार्तिकेय कुमार पर मोकामा थाना, मोकामा रेल थाना समेत बेहटा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मदन सहनी पर बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में 1-1 मामला दर्ज है। सुमित कुमार सिंह जिन्हें इस बार मंत्री बनाया गया, उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डॉक्टर रामानंद यादव पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये नीतीश कुमार के दागी मंत्री हैं। और चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक 2005 के बाद बिहार में 10,785 उम्मीदवारों ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 30% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था।
जबकि 20% कैंडिडेट्स पर तो दर्ज मामले बहुत ही संगीन थे, जिनमें हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, उगाही जैसे केस हैं। 2005 के बाद से बिहार के सांसद और विधायकों का भी अध्ययन किया गया। इनमें 57% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, 36% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के 243 नेताओं में से 163 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 67% ने खुद पर आपराधिक मामलों की जानकारी भी दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।